हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू द थोरेक्स यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर के लेक्चर नंबर 10 के बारे में। टाइम वेस्ट नहीं करते हुए सीधा चलते हैं टॉपिक के ऊपर। इस लेक्चर के अंदर मैं आपको वैक्यूल के बारे में पढ़ाऊंगा बच्चे। मैं आपको एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी बताऊंगा कि किस प्रकार माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट का डेवलपमेंट हुआ था किसी प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, और वो पूरा सेल यूकैरियोटिक सेल में डेवलप हो गया था। इसकी बात करेंगे एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी की। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया को स्टार्ट कर देंगे इस लेक्चर में, समझना, जो कि अगले लेक्चर तक कंटिन्यू रहेगा। तो एक भी सेकंड वेस्ट किए बिना आ जाते हैं हेडिंग पे, जिसका नाम है वैक्यूल। देखो बच्चे, वैक्यूल जो होता है किसी भी सेल के अंदर चीजों को स्टोर करने का काम करता है। क्या करता है? स्टोर करने का। इसलिए इस वैक्यूल को बोलते हैं बच्चे स्टोर हाउस। क्या बोलते हैं इसे बोलते हैं स्टोर हाउस ऑफ एनी सेल। किसी भी सेल के अंदर ये प्रेजेंट होगा, वहां पर स्टोर हाउस का काम करेगा, वहां पर चीजों को अपने अंदर रखेगा। बोलो, बात समझ में आती है? जैसा कि आपने पहले भी पढ़ लिया है, प्लांट्स के अंदर ये सेंट्रल होता है, सेंटर में होता है और बहुत ही बड़ा होता है, लार्ज होता है, ऑलमोस्ट 90% एरिया को ऑक्यूपाई करता है। तो मैं लिख रहा हूं इन प्लांट्स ये जो होता है वो ऑक्यूपाई करता है, ऑक्यूपाई 90% एरिया ऑफ सेल। प्लांट्स के अंदर ये 90% एरिया को ऑक्यूपाई कर लेता है। बोलो, बात समझ में आती है? 90% एरिया को ऑक्यूपाई करता है, इसलिए ये बहुत ही क्या होता है बच्चे, लार्ज होता है। और ये सेंटर में प्रेजेंट होता है सेल के, इसलिए इसे सेंट्रल भी लिखा जाता है। इसके अलावा इस वैक्यूल के अंदर होता क्या है बच्चे, वो ध्यान से देखना। ये क्या क्या स्टोर कर सकता है? कैन स्टोर लिख रहा हूं मैं आपके सामने। क्या क्या स्टोर कर सकता है? सबसे पहले तो ये वाटर स्टोर कर सकता है, H2O। उसके बाद ये सेप स्टोर कर सकता है। उसके अलावा ये कुछ पिगमेंट भी स्टोर कर सकता है। ये वाटर स्टोर कर सकता है, सेप स्टोर कर सकता है, पिगमेंट स्टोर कर सकता है। उसके अलावा ये कुछ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, जिसे आप वेस्ट भी कह सकते हो, उन्हें भी ये स्टोर करता है वैक्यूल। यहाँ पर जो पिगमेंट है उसमें एक टिपिकल पिगमेंट पढ़ते हैं बच्चे, जिसका नाम है एंथोसाइनिन। क्या नाम है? एंथोसाइनिन। ये एंथोसाइनिन पिगमेंट फ्लावर्स के अंदर मिलता है। भाई फ्लावर भी तो प्लांट्स का ही पार्ट है, उसमें भी तो सेल्स ही है। फ्लावर के अंदर जो सेल है, उस सेल के अंदर जो वैक्यूल है, उस वैक्यूल के अंदर क्या मिलता है बच्चे? एंथोसाइनिन मिलता है, जो कि एक टाइप का पिगमेंट है जो फ्लावर को कलर देने का काम करता है। बोलो, क्लियरिटी है? अब अगली बात आती है, सर ये सेप क्या होता है? देखो बच्चे, जब भी वाटर के अंदर बहुत सारा सॉल्ट, बहुत सारा शुगर, बहुत सारे ऑर्गेनिक एसिड इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? तो वो कन्वर्ट हो जाता है बच्चे सेप के अंदर। मैंने क्या बोला? क्या क्या हो जाता है? सेप कब बन जाता है? जब वाटर के अंदर बहुत सारा सॉल्ट, प्लस करके लिख डाल रहा हूं, सॉल्ट, बहुत सारा शुगर, बहुत सारे ऑर्गेनिक एसिड्स ये इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो वो वाटर किस में कन्वर्ट हो जाता है? सेप के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो मैं आपको पढ़ा रहा हूं बच्चों, वैक्यूल में क्या क्या स्टोर हो सकता है। तो वैक्यूल के अंदर वाटर स्टोर हो सकता है, सेप स्टोर हो सकता है, पिगमेंट स्टोर हो सकते हैं, उसके अलावा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट भी स्टोर हो सकते हैं। ब्राइटनेस कम कर लेते हैं वीडियो की थोड़ी, जिससे चीज़ें आपको क्लियरिटी से दिखे भाई, ठीक है? अब आई होप क्लियर दिख रहा है। पहले ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा थी लाइटों की, इस वजह से थोड़ा वाइटिश कलर दिख रहा था। क्लियरिटी है? तो ये क्या है बच्चे, वैक्यूल के बारे में कुछ डाटा है, इसे आप नोट कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको वैक्यूल की स्ट्रक्चर के बारे में कुछ बताता हूँ, है ना? यहाँ पे बता देता हूँ आपको, इसको नोट कर लो, फिर इसे इरेज करके बता देता हूँ। इसे हटाते हैं, वैक्यूल की स्ट्रक्चर मैं आपको बताता हूं। देखो बच्चे, किसी भी सेल के अंदर एक ऐसी स्ट्रक्चर होगी भाई, जिसका नाम क्या होगा? वैक्यूल होगा। ये क्या है? ये वैक्यूल है। इस वैक्यूल के बाहर क्या होगा बच्चे? इसके बाहर होगा साइटोप्लाज्म। क्या होगा? साइटोप्लाज्म। ये वैक्यूल है और ये साइटोप्लाज्म है। वैक्यूल के अंदर मैंने कहा कि प्रोडक्ट बहुत ज्यादा है, स्टोर हाउस है, तो यहाँ पर प्रोडक्ट ज्यादा है, अमाउंट ज्यादा है, तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या है बच्चे? ज्यादा है। यहाँ पे मैं लिखूंगा वैक्यूल के अंदर कंसंट्रेशन क्या है? ज्यादा है। और वैक्यूल से बाहर कंसंट्रेशन क्या हो गई? कम हो गई बच्चे। कंसंट्रेशन ज्यादा मतलब सब्सटेंस ज्यादा, कंसंट्रेशन कम मतलब सब्सटेंस कम। सब्सटेंस जो है यहाँ पर ज्यादा है, और हम क्या करना चाहते हैं? और सब्सटेंस को यहाँ डालना चाहते हैं ना, तभी तो ये स्टोर हाउस बनेगा भाई। इसमें सब्सटेंस है पहले से, आप और ज्यादा डाले जा रहे हो, कुछ इस प्रकार से।
यानी कि सब्सटेंस का मूवमेंट लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन हो रहा है, क्या यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट करवाना पड़ेगा। आप सबको याद आ चुका है पिछले लेक्चर से, यहाँ पर एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा सर, बिल्कुल यहाँ पर एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है और कुछ पंप्स लगाए जाते हैं भाई यहाँ पर मटेरियल को अंदर ट्रांसपोर्ट करने के लिए। बोलो बात समझ में आती है। पंप लगाकर यहाँ पर एक्टिव ट्रांसपोर्ट से एनर्जी खर्च करके वेस्ट प्रोडक्ट को, सेप को, जितने भी सॉल्ट है, शुगर है, ऑर्गेनिक एसिड है, पिगमेंट्स है, उन सब को वैक्यूल के अंदर रखा जा रहा है। देखो बच्चे, ये जो वैक्यूल की मेम्ब्रेन है ये होती है लिविंग स्ट्रक्चर। क्या होती है? लिविंग स्ट्रक्चर। और ये अंदर का जितना भी सेप है ये होता है नॉन लिविंग स्ट्रक्चर। ये सेप कैसा है? नॉन लिविंग। लेकिन ये मेम्ब्रेन कैसी है बच्चे? लिविंग स्ट्रक्चर। इस लिविंग स्ट्रक्चर का एक टिपिकल नाम रखा गया है टोनोप्लास्ट। क्या नाम रखा है इसका? टोनोप्लास्ट नाम रखा है। तो ये भी आप याद रखेंगे कि वैक्यूल की मेम्ब्रेन लिविंग है, इसके अंदर का जो सेप है वो नॉन लिविंग है और वैक्यूल का नाम है टोनोप्लास्ट। इतनी चीजें वैक्यूल के बारे में याद रखो, उसके बाद अपन आगे बढ़ सकते हैं। बोलो आगे बढ़ सकते हैं बच्चे। इसके बाद मैं आपको समझाता हूं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या होती है और फूड वैक्यूल क्या होती है। मैंने हेडिंग्स भी लगा रखी है आपके लिए। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कहां प्रेजेंट होगी, फूड वैक्यूल कहां पर प्रेजेंट होगी। देखो बच्चे, एक टिपिकल ऑर्गेनिज्म बना रहा हूं आपके सामने, अमीबा। क्या बना रहा हूं? अमीबा। ये है अमीबा का सेल। उस सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है बच्चे, ठीक है। ये क्या है? ये अमीबा का सेल है, अमीबा। इसके अंदर प्रेजेंट होती है बच्चे कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। क्या प्रेजेंट होती है? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। वो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल करती क्या है, ध्यान से देखना, वो ओस्मो रेगुलेशन का काम करती है। क्या करती है? ओस्मो रेगुलेशन। इसको समझाता हूं अभी आपको। ओस्मो रेगुलेशन ये एक फंक्शन है जिसके द्वारा इस अमीबा के अंदर कंसंट्रेशन को और वाटर के लेवल को मेंटेन किया जाता है। ओस्मो रेगुलेशन से क्या रेगुलेट हो रहा है? कंसंट्रेशन और वाटर का लेवल। किसके अंदर? अमीबा के अंदर बच्चे। अगर अमीबा के अंदर वाटर ज्यादा होगा तो ये वैक्यूल अपने अंदर वाटर को भरेगा और बाहर निकाल देगा सेल से, यानी कि वाटर को कम कर दिया, ठीक कर दिया, वापस रेगुलेट कर दिया। अगर सेल के अंदर पानी की कमी है तो बाहर से ये पानी को लेकर भी आएगा और सेल के अंदर पानी की कमी को दूर करेगा, यानी कि वाटर को कम ज़्यादा नहीं होने देता है, रेगुलेट करता है। और शुगर और सोल्ट को भी रेगुलेट करता है। बात समझ में आती है क्या? किसे रेगुलेट करेगा? वाटर को और सोल्ट को, उनकी जो कंसंट्रेशन है उसे। यहाँ पे लिख देता हूँ, वाटर प्लस सोल्ट, इनकी जो कंसंट्रेशन है इसको रेगुलेट किया जाता है इस ओस्मो रेगुलेशन के अंदर। अगर सेल में कम है ये चीज़ें तो बाहर से लाई जाएगी, अगर सेल में ज़्यादा है तो बाहर भेज दी जाएगी। बोलो बात समझ में आती है? एक एक वर्ड क्लियर है बच्चे। ओस्मो रेगुलेशन के अलावा अमीबा के अंदर जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, कॉन्ट्रैक्टाइल नाम ही है, ये कॉन्ट्रैक्ट करके, पिचक करके पानी को बाहर निकाल सकती है, या फिर ये एक्सपेंड होकर के, फूल करके सब्सटेंस को अपने अंदर भी ले सकती है। ओस्मो रेगुलेशन समझ में आया। उसके अलावा अमीबा के अंदर जो एक्सक्रिएशन का फंक्शन है, किसका फंक्शन है बच्चे? एक्सक्रिएशन का फंक्शन। ये भी कौन प्ले करती है? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल भी करती है। एक्सक्रिएशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। क्या होता है? रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट है उनको रिमूव कर देता है भाई ये वैक्यूल अमीबा से। बात समझ में आती है? तो ये है ऑल अबाउट कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। अब मैं बताता हूं आपको फूड वैक्यूल क्या होती है। नाम से ही समझ में आ रहा है भाई, अगर किसी वैक्यूल के अंदर फूड स्टोर हो रहा है, जैसे मैं आपको समझाऊं, ये कोई सेल है, टिपिकल सेल। क्या है? ये सेल है। इस सेल के अंदर कोई वैक्यूल पड़ी है ऐसे, चलो ठीक है, वैक्यूल रखते ही नहीं है, इस सेल के अंदर क्या है वो पता ही नहीं है, वैक्यूल को तो जानते ही नहीं हो आप, ऐसे समझ लो। ये कोई सेल है, इस सेल के अंदर कोई फूड पार्टिकल आया है, अलग कलर से बना देते हैं, ये फूड पार्टिकल आया है भाई अपनी रेड मेम्ब्रेन को लेकर। ये फूड पार्टिकल इस सेल के अंदर एंट्री लेगा, यानी कि इस फूड पार्टिकल की इनगल्फिंग होगी। इनगल्फिंग मतलब ये अंदर आएगा, इस सेल के अंदर आने से होगा क्या? ध्यान से देखो, व्हाइट कलर का जो बना रहा हूं वो सेल का स्ट्रक्चर है भैया से। अब बनाऊंगा कुछ रेड कलर से स्ट्रक्चर जो कि इस फूड को लेकर आने वाली मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है ऐसे, और ये फूड इसके अंदर एंटर हो गया ऐसे। जब भी कोई फूड मेम्ब्रेन के साथ सेल में एंटर होता है तो कुछ इस प्रकार से एंटर होता है, इसकी मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन से अटैच हो जाती है और अंदर का मटेरियल इसके अंदर आ जाता है। बोलो बात समझ में आती है क्या? कुछ इस तरीके से ये चीजें काम करती है। अब मैं आपको समझाता हूं बच्चे कि कैसे ये चीजें फंक्शन कर रही है, कैसे फूड वैक्यूल यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है। ये जो चीजें है ना हमारे सामने, ये कौन सी? ये अब जाएगी एक स्ट्रक्चर के अंदर, जिससे क्या बनाएगी? फूड वैक्यूल बनाएगी। ध्यान से देखना, ये जो चीजें हैं इनके बाहर एक मेम्ब्रेन बना रहा हूं मैं, इनके बाहर ये जो अंदर चली गई है ना,
इनके बाद ये मैंने मेम्ब्रेन बना दी धीरे धीरे, ये धीरे धीरे फुली डेवलप हो जाएगी मेम्ब्रेन में, और ये स्ट्रक्चर क्या बन चुकी है बच्चे, वैक्यूल बन चुकी है। और ये कौन सी वैक्यूल है, क्योंकि इसके अंदर फूड प्रेजेंट है तो ये बच्चे फूड वैक्यूल है। समझ में आया फूड वैक्यूल कैसे बनती है? फूड की एंट्री होती है, एंट्री होने के बाद फूड के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन बन जाती है जो कि सिमिलर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से या फिर सेल मेम्ब्रेन से, उसी को क्या बोलते हैं बच्चे, फूड वैक्यूल बोलते हैं। ये काम क्या करती है भाई, स्टोर करती है फूड को, स्टोर्स फूड इनसाइड सेल, सेल के अंदर फूड को स्टोर करती है ओनली। बोलो बात समझ में आती है? एक एक वर्ड क्लियर हो गया आपको। अब चलते हैं बच्चे अगले टॉपिक पे। तो अब हम समझेंगे एंडो सिम्बायोटिक थ्योरी के बारे में। नाम को अगर हम डिटेल में देखें, एंडो का मतलब होता है अंदर बच्चे, सिम्बायोटिक एक रिलेशनशिप होती है जिसके अंदर दोनों ऑर्गेनिज्म बेनिफिटेड होते हैं भाई, दोनों ऑर्गेनिज्म को लाभ होता है एक दूसरे के साथ रहने से, और दोनों एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, बेनिफिट पहुंचाते हैं, और एक अगर मर गया तो दूसरा भी मर जाता है। कुछ ऐसा रिलेशनशिप होता है जिसे म्यूचुअलिज्म या फिर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप भी बोलते हैं। एंडो सिम्बायोटिक थ्योरी, यहाँ पर प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर कुछ बैक्टीरिया घुस गए जिससे वो सिम्बायोटिक रिलेशन बनाने लग गए, उसकी बात करेंगे इस थ्योरी के अंदर। बहुत ही ध्यान से देखो, एक डायग्राम बनाता हूं आपके सामने। यहाँ पर एक टिपिकल प्रोकैरियोटिक सेल बनाता हूं। ये क्या बनाया मैंने बच्चे, ये है एक प्रोकैरियोटिक सेल बच्चे। क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल। अगर ये प्रोकैरियोटिक सेल है तो क्या इसके अंदर डीएनए प्रेजेंट होगा भाई? बिल्कुल सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होगा। आपके सामने ये बना दिया मैंने सर्कुलर डीएनए, जिसे क्या बोल सकते हैं यहाँ पर, न्यूक्लियोइड बोल सकते हैं बच्चे, न्यूक्लियोइड बोल दिया मैंने। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो डीएनए उसका नाम न्यूक्लियोइड रखते ही हम। अब हुआ क्या, ध्यान से देखो, ध्यान से देखना अगले स्टेप में होता क्या है। अगले स्टेप में क्या हुआ, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इस सेल की, ये सेल है, इस सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये धीरे धीरे न्यूक्लियस की तरफ आने लग गई। कुछ इस प्रकार से, जैसे न्यूक्लियस को पहले बना लेते हैं भाई, ये न्यूक्लियोइड है, ये न्यूक्लियोइड है, इसके पास आने लगी ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कुछ इस प्रकार से इन्वेजिनेशंस बना करके, ऐसे ऐसे इन्वेजिनेशन बना करके पास में आने लग गई, ऐसे इस न्यूक्लियोइड के। क्लियर है? जब ये पास में आने लग गई तो होगा क्या, ध्यान से देखो, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ से कट होगी, इसके बाद यहाँ से धीरे धीरे इवोल्यूशन के साथ ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसे कट होगी, और जो न्यूक्लियोइड है आपका वो न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाएगा कुछ ऐसे। ये मैंने अगेन सेल बनाया, यहाँ पर अगेन रेड कलर से बनाना है हमें जेनेटिक मटेरियल, इसके अंदर का डीएनए, और अब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो इसके बाहर आकर कुछ इस प्रकार से इन्वेजिनेट हो गई है, फैल गई है या फिर विस्तृत हो गई है यहाँ पर ऐसे। इसलिए ये जो पूरा स्ट्रक्चर है बच्चे, ये किस में कन्वर्ट हो चुका है, अब ये बन चुका है न्यूक्लियस। क्या बन चुका है? न्यूक्लियस। तो किस प्रकार न्यूक्लियोइड से न्यूक्लियस में कन्वर्जन हुआ, समझ में आया? जो सेल मेम्ब्रेन है बाहर की वो इसके पास में आकर जुड़ चुकी है, बस, तो न्यूक्लियस बन गया। अब क्या होगा, ध्यान से देखना, ये सेल धीरे धीरे कन्वर्ट होने लग गया है किसके अंदर, यूकैरियोटिक सेल के अंदर। अब देखो क्या होता है बच्चे, अब इस सेल के अंदर कुछ बैक्टीरियाओं ने एंट्री ली। ये बैक्टीरिया आया, ये बैक्टीरिया आया, एक बैक्टीरिया आया एरोबिक, कौन सा बैक्टीरिया, एरोबिक बैक्टीरिया आया, और एक बैक्टीरिया आया बच्चे फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, एक आया फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया और एक आया एरोबिक बैक्टीरिया। भाई एरोबिक बैक्टीरिया अंदर आकर एरोबिक रेस्पिरेशन करेगा भाई, तो यहाँ पर बना रहा हूँ मैं उस बैक्टीरिया को कुछ ऐसे, और उस बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर धीरे धीरे कुछ ऐसी मॉडिफाई हो गई है ना, और इसका नाम रख दिया गया बाद में माइटोकॉन्ड्रिया। क्या रख दिया, माइटोकॉन्ड्रिया रख दिया किसी भी यूकैरियोटिक सेल में। ये यूकैरियोटिक के अंदर मॉडिफाई हो ही रहा है धीरे धीरे, और ये जो स्ट्रक्चर है फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ये अंदर आकर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो चुकी है, ऐसे स्ट्रक्चर्स में, ऐसे स्ट्रक्चर्स में, ठीक है, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो चुकी है। थाइलेकोइड ग्रेना यहाँ पर बन गए हैं। इसका नाम रख दिया गया बाद में क्लोरोप्लास्ट। क्या नाम रख दिया बच्चे, क्लोरोप्लास्ट। तो ये है बच्चे ऑल अबाउट एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। इसके अंदर हुआ क्या है, कुल मिलाकर के एक प्रोकैरियोटिक सेल था, वो कन्वर्ट हुआ है यूकैरियोटिक सेल में, जिसके अंदर कुछ बैक्टीरियाओं ने एंट्री ली, और वो बैक्टीरिया धीरे धीरे इसके ऑर्गेनेल में कन्वर्ट हो गए, इसके ऑर्गन्स बन चुके हैं ये बैक्टीरिया धीरे धीरे। बात समझ में आती है आपको? धीरे धीरे क्या हुआ, ये इसके ऑर्गेनेल बन गए। अब ये फंक्शन भी करेंगे भाई, यहाँ पर ये क्या करेगा, रेस्पिरेशन का काम करेगा, ये क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस का काम करेगा। कुल मिला के ये यूकैरियोटिक सेल का निर्माण हो चुका है, बन चुकी है। एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी के अंदर ही कुछ चीज़ें और बताता हूं मैं आपको, जैसे कि बैक्टीरिया और ये जो ऑर्गेनेल अभी अभी बने हैं, किससे बने हैं, बैक्टीरिया से ही बने हैं। इनके अंदर कुछ टिपिकल सिमिलरिटीज़ है बच्चे, उनके बारे में बात करते हैं। एक सेकेंड दो मुझे, ये थोड़ा इधर आ चुका है, इसको मैं थोड़ा इधर कन्वर्ट करूँगा
ये जो फेज़ था इसको मैं इधर कन्वर्ट कर रहा हूँ, बस ये फेज़ इधर आ चुका है, सिलेक्टिंग वाला फेज़, ठीक है। इससे पहले हमने ये लिख लिया है, अब हम यहाँ पे आ जाते हैं। एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी के अंदर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ बच्चे आपके सामने कि जो बैक्टीरिया है और ये जो अभी अभी ऑर्गेनेल बने हैं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट, इनके अंदर डिफरेंस क्या है ये चीज़ अपन नोटिस करेंगे। इनके अंदर क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलरिटीज़ है, ये चीज़ अपन नोटिस करेंगे। ध्यान से देखो, डिफरेंस की तो नहीं, सिमिलरिटीज़ की बात करता हूँ आपके सामने। इनका जो राइबोसोम है, जैसे कि बैक्टीरिया के अंदर राइबोसोम कैसा होता है, 70s राइबोसोम होता है बच्चे, और इन माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी सेम 70s राइबोसोम ही होता है। क्या होता है बच्चे, 70s राइबोसोम ही। इसलिए हमें लगा कि शायद बैक्टीरिया ही अंदर गए किसी प्रोकैरियोटिक सेल के और उसने यूकैरियोटिक सेल में मॉडिफिकेशन भी करवा दिया और वो खुद बैक्टीरिया ऑर्गेनेल के रूप में तब्दील भी हो गए। अगली जो सिमिलरिटीज़ है बच्चे वो डीएनए की है। यहाँ भी डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए मिल रहा है भाई, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए मिल रहा है। यहाँ भी सेम टू सेम डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए ही मिल रहा है। अगली सिमिलरिटीज है बच्चे साइज की। यहाँ पर सिमिलर साइज है दोनों का, सिमिलर साइज है दोनों का। इन दोनों का साइज कैसा है बच्चे, सिमिलर। इसलिए भी हमें आइडिया लगता है कि भाई ज़रूर ये अंदर एंट्री लेकर ही बने हैं। अगर मैं डिवीजन की बात करूँ कि बैक्टीरिया डिवाइड कैसे करता है, तो ये डिवीजन बाय फिजन, ये फिजन के थ्रू डिवाइड करता है भाई। यानी कि नॉर्मली ये कोई बैक्टीरिया है, इसने ग्रोथ की और ये दो बैक्टीरियाओं के अंदर तब्दील हो गया, दो बैक्टीरियाओं के अंदर टूट गया, ये फिजन से टूट जाता है भाई बैक्टीरिया। और जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं ये भी फिजन से टूट जाते हैं, सेम टू सेम। बोलो बात समझ में आती है, माइटोकॉन्ड्रिया भी फिजन से टूट जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के बारे में एक टिपिकल बात बताई जाती है कि ये सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल है। क्या है बच्चे, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स है। क्यों है ये भाई, सेमी का मतलब होता है आधा अधूरा। ये 50% इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट 50% दूसरों पर निर्भर नहीं करते हैं, लेकिन 50% करते हैं बच्चे। जब माइटोकॉन्ड्रिया खुद से दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया बनाएगा तो 50% प्रोटीन्स जो है ये सेल्फ बना लेगा, खुद ही बना लेगा, और 50% प्रोटीन्स कहाँ से बनाएगा, उस सेल के न्यूक्लियस से बनाएगा। न्यूक्लियस के अंदर भी डीएनए है जो आरएनए बनाएगा, आरएनए से क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा बच्चे। माइटोकॉन्ड्रिया का डिवीजन कैसे होगा वो अगर मैं एक्सप्लेन करूं आपके सामने, जैसे ये कोई माइटोकॉन्ड्रिया है, इसकी मेम्ब्रेन अंदर की कुछ ऐसी होती है, ये ग्रो करेगा और ये दो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऐसे डिवाइड हो जाएगा, ऐसे सिंपली जैसे बैक्टीरिया हुआ था फिजन से, उसी प्रकार माइटोकॉन्ड्रिया भी डिवाइड हो जाएगा। बोलो बात समझ में आती है। ब्राइटनेस ऑटो इंक्रीज हो चुकी है फिर से, जिसे हमें कम करना पड़ेगा। क्या कर सकते हैं अब, है ना, यही है। तो ये है बच्चे, देखो एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी के अंदर बैक्टीरिया और माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या क्या सिमिलरिटीज हो सकती है वो सब। अब मैं आपको बताता हूँ बच्चे माइटोकॉन्ड्रिया ऑर्गेनेल के बारे में कुछ डिटेल्स। जैसे कि इस ऑर्गेनेल का काम होता है एनर्जी बनाना, और ये एनर्जी बना रहा है इसलिए इसे बोलते हैं पावर हाउस। क्या बोलते हैं बच्चे, इसे पावर हाउस बोलते हैं, इसे बोलेंगे पावर हाउस ऑफ सेल। ये किसी भी सेल का पावर हाउस है, पावर देता है उस सेल को। क्यों बोलते हैं भाई इसे ये, क्योंकि ये एटीपी को प्रोड्यूस करता है, एटीपी फॉर्म करता है। और एटीपी का पूरा नाम भी लिख दूं आपके लिए, एटीपी होता है बच्चे एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं एटीपी। ये बनती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ये सेलुलर करेंसी है भाई। ये क्या है, एटीपी क्या है बच्चे, ये है सेलुलर करेंसी ऑफ एनर्जी। सेल के अंदर जो एनर्जी है ना वो एटीपी के फॉर्म में ही चलती है, इसलिए सेलुलर करेंसी क्या है किसी भी सेल के अंदर एनर्जी की, वो है बच्चे एटीपी। क्लियरिटी है, बात समझ में आती है। अगली चीज़ समझाता हूँ माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, ध्यान से सुनना। माइटोकॉन्ड्रिया का जो साइज है बच्चे, क्या है साइज, ये कैसा होता है ध्यान से सुनना। ज़्यादातर माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं सिलेंड्रिकल। कैसे होते हैं, सिलेंड्रिकल।
माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर जैसे कि टिपिकल स्ट्रक्चर ऐसी बनाई जाती है, ये आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन के अंदर कुछ ऐसे फोल्ड होते हैं बच्चे, ऐसे फोल्ड होते हैं ऐसे, ये होती है माइटोकॉन्ड्रिया की टिपिकल स्ट्रक्चर। ये जो स्ट्रक्चर है ये सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, देखो सिलेंडर जैसा लंबा लंबा दिख रहा है, आपको दिख रहा है। ये स्ट्रक्चर स्मॉल तो है ही, ऑब्वियसली स्मॉल स्ट्रक्चर तो है ही, ऑर्गेनेल है, इसलिए इसको देखने के लिए एक डाई यूज में लेते हैं। क्या यूज में लेते हैं? डाई कलर, जिसका नाम है जेन्युस ग्रीन बी। डाई का नाम याद रखेंगे आप, क्या है बच्चे? जेन्युस ग्रीन बी, जेन्युस ग्रीन बी। इस डाई से माइटोकॉन्ड्रिया को विजिबल बनाया जाता है। बोलो क्लियरिटी है। हालांकि जो माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर है वो अलग अलग सेल्स में अलग अलग हो सकता है, ऐसा नहीं है कि उतना ही रहेगा, अलग अलग सेल्स में अलग अलग होगा, उसका नंबर वेरी करेगा। लेकिन मैक्सिमम कहाँ होते हैं बच्चे? अभी तक की डिस्कवरीज के अकॉर्डिंग मैक्सिमम माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं बर्ड्स के अंदर। बर्ड्स की भी किस मसल के अंदर भाई? इनकी जो फ्लाइट मसल होती है उसके अंदर। फ्लाइट मसल जो होती है, फ्लाइट मसल किसकी? बर्ड की, उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर कैसा है बच्चे? मैक्सिमम है। क्लियरिटी है। ये जो सिलेंड्रिकल शेप है इसे सूसेज शेप भी कहा जाता है भाई। इसी शेप को क्या बोला जाता है? सूसेज शेप भी बोला जाता है भाई। ये खाने का मटेरियल होता है सूसेज, जो सिलेंडर जैसा ही होता है भाई, इसीलिए सूसेज यहाँ पर लिखा गया है। अगर माइटोकॉन्ड्रिया के साइज की बात करूँ मैं कि भाई माइटोकॉन्ड्रिया की विड्थ कितनी है, माइटोकॉन्ड्रिया की लेंथ कितनी है, तो एनसीईआरटी का एज इट इज डाटा आपको याद करना है बच्चे, कोई भी वर्ड आपको हिलाना नहीं है। इसकी विड्थ दी गई है 0.2 से 1 माइक्रोमीटर। कितनी दी गई है? 0.2 से 1 माइक्रोमीटर। और इसकी लेंथ दी गई है 1 to 4.1 माइक्रोमीटर। अगर इनका एवरेज लेकर लिखूं तो यहाँ पे लिखा है 0.5 माइक्रोमीटर एवरेज टर्म में, और यहाँ पे लिखा है 2 से लेकर 5 माइक्रोमीटर एवरेज टर्म में। तो ये चीजें हैं बच्चे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में डिटेल्स की, इतना नोट करो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब जितना पोर्शन पढ़ा है उसकी एनसीईआरटी रीड करते हैं बच्चे। मैंने ऑलरेडी एनसीईआरटी के पेजेस लगा रखे हैं आपके लिए। सबसे पहले हमने वैक्यूल पढ़ा है भाई, तो वैक्यूल को समझते हैं, ध्यान से देखिएगा आप। वैक्यूल के अंदर वैक्यूल इज द मेम्ब्रेन, क्या लिखा है यहाँ पर? एक सेकेंड। वैक्यूल इज द मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस, बिल्कुल भाई मेम्ब्रेन से बना हुआ स्पेस है, और इसकी मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट बोलते हैं, ये भी हमने आपको बता दिया है भाई। इन द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट है। इट कंटेन्स वाटर, इसके अंदर वाटर होता है, इसके अंदर सेप होता है, इसके अंदर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं, एंड कुछ अलग अलग मटेरियल भी होते हैं, अदर प्रोडक्ट भी होते हैं जो कि यूजफुल नहीं होते हैं भाई, नॉट यूजफुल फॉर द सेल, सेल के लिए यूजफुल नहीं होता है, वेस्ट मटेरियल होता है। वैक्यूल इज बाउंड बाय ए सिंगल मेम्ब्रेन कॉल्ड टोनोप्लास्ट। वैक्यूल एक सिंगल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है जिसे टोनोप्लास्ट बोलते हैं भाई। इन प्लांट सेल द वैक्यूल कैन ऑक्यूपाई 90% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सेल, सेल के 90% वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर लेता है प्लांट सेल के अंदर जो वैक्यूल होता है। प्लांट सेल्स के अंदर टोनोप्लास्ट क्या करता है बच्चे? फैसिलिटेट करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ ए नंबर ऑफ आयंस एंड अदर मटेरियल अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। यही तो बताया आपको कि पंप्स का यूज किया जाता है। साइटोप्लाज्म में लोअर कंसंट्रेशन है, वैक्यूल के अंदर हायर कंसंट्रेशन है, फिर भी मटेरियल साइटोप्लाज्म से वैक्यूल के अंदर आ रहा है, अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूवमेंट हो रहा है। कौन करवा रहा है? ये टोनोप्लास्ट करवा रही है भाई। into the vacuole, hence their concentration is slightly or significantly higher in the vacuole than in the cytoplasm। जो सब्सटेंस है बच्चे उनकी कंसंट्रेशन ज्यादा रहेगी वैक्यूल के अंदर साइटोप्लाज्म के कंपेयर में। ऑब्वियसली अमीबा के अंदर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट है बच्चे, जो कि इंपॉर्टेंट होती है ऑस्मो रेगुलेशन के अंदर या फिर एक्सक्रीशन के अंदर। बहुत सारे सेल्स होते हैं जैसे कि प्रोटिस्टा, उनके अंदर फूड वैक्यूल प्रेजेंट होती है बच्चे, जो कि फूड पार्टिकल की इनगल्फिंग, मैंने लिखा था ये वर्ड डिटेल लेक्चर के अंदर, इनगल्फिंग, अभी इनगल्फ का मतलब फूड पार्टिकल का अंदर आना, उसके बाद एक मेम्ब्रेन बन जाती है जिससे वो स्ट्रक्चर फूड वैक्यूल में कन्वर्ट हो जाती है। ऑस्मो रेगुलेशन अमीबा में होता है, एक्सक्रीशन भी अमीबा में होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के द्वारा होता है। बोलो एनसीईआरटी का ये पेज क्रिस्टल क्लियर हो गया? बहुत ही बढ़िया भाई। आई थिंक ब्राइटनेस फिर से हिल गई है रे बाबा, ये लो कुछ ज़्यादा ही डार्क हो गया मामला, इतना ठीक है, ये लो। अब चलते हैं अगले पेज पे बच्चे। अगला पेज जो है एनसीईआरटी का, उस पे आ जाओ। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया की कुछ डिटेल पढ़ेंगे बच्चे। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या लिखा है देखो, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है उसका सिंगुलर माइटोकॉन्ड्रियन है बच्चे।
अनलेस स्पेसिफिकली स्टेन्ड, अगर उसे स्पेसिफिकली स्टेन्ड नहीं किया गया, आर नॉट इजीली विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप, वो माइक्रोस्कोप से भी इजीली नहीं दिखता है। अगर स्पेसिफिकली स्टेन्ड नहीं किया गया तो, अगर स्टेन कर दोगे तब तो दिखेगा। द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल इज वेरी डिपेंडिंग ऑन द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ सेल। देखो बच्चे, जो सेल जितना ज्यादा एक्टिव होगा उसे उतनी ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी, एनर्जी बनाता है माइटोकॉन्ड्रिया, तो उसके अंदर उतनी ज्यादा एनर्जी रखेंगे अपन, उस सेल के अंदर एनर्जी के लिए उतने ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया रखेंगे। बात समझ में आई? फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी जितने ज्यादा होगी किसी सेल की, उस सेल में माइटोकॉन्ड्रिया भी उतने ज्यादा होगा। इन टर्म्स ऑफ शेप्स एंड साइज इज आल्सो कंसीडर्ड एज अ डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी इज ऑब्जर्व्ड। अगर इसके शेप और साइज की बात करें तो अलग अलग सेल्स में इसके शेप और साइज भी अलग अलग होते हैं बच्चे, वैरायटी ऑब्जर्व की जाती है। टिपिकली इसका शेप होता है सूसेज, जिसे आप सिलेंड्रिकल शेप भी कह सकते हो, और सिलेंड्रिकल लिखा भी है। इसका डायमीटर 0.2 से 1 माइक्रोमीटर होता है बच्चे, और इसकी लेंथ जो है 1 to 4.1 माइक्रोमीटर होती है। इसका एवरेज मैंने आपको बताया है 2 to 5, और इसका एवरेज मैंने आपको बताया है 0.5, आगे डाटा माइक्रोमीटर का है। बात समझ में आती है? अगली लाइन होगी माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन से बनी हुई स्ट्रक्चर है। माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर देख सकते हो, बाहर वाली मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन है बच्चे, अंदर वाली मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन है बच्चे, और इस इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो फ्लूइड है ये वाला, ये क्या होगा? मैट्रिक्स होगा। और इन दोनों मेम्ब्रेन के, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच की जो जगह है वो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस होगी, जिसे पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस भी बोल सकते हैं। और ये जो अंदर वाली मेम्ब्रेन है ये फोल्ड हो जाती है, इन फोल्डिंग्स बना लेती है, अंदर की तरफ फोल्ड हो जाती है। इस फोल्ड को नाम देते हैं बच्चा क्रिस्टा। क्या नाम देते हैं? क्रिस्टा। तो ये है बच्चे आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने वैक्यूल समझा है, हमने माइटोकॉन्ड्रिया की डिटेल समझना स्टार्ट किया है। भाई यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। थोरेक्स के कनेक्ट होने के लिए किसी भी सोशल मीडिया पे थोरेक्स 100 लिखो, आपको हैंडल मिल जाएगा। इस पीडीएफ के नोट्स, इस लेक्चर के पीडीएफ नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, इस लेक्चर के यूट्यूब पे अपलोड होते ही। तो हम मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच एंड चिल देन।